डियर स्टूडेंट्स, आज देखिए इंट्रोडक्शन ऑफ जेनेटिक्स के बाद जो मेन टॉपिक है वो टॉपिक आपका है मेंडेलियन जेनेटिक्स। ये मेंडेलियन जेनेटिक्स के बारे में आप ये समझिए कि मेंडल को ही डेडिकेटेड है। तो पिछले लेक्चर के लास्ट में हमने आपको एक इंट्रोडक्शन देके छोड़ दिया था कि मेंडल के बायोग्राफी, ये जो मेंडल का जो बायोग्राफी है उसके बारे में आप अच्छे से समझिए। फिर से मैं बता रहा हूँ, उस दिन मैंने लास्ट में वीडियो के लास्ट में मैंने बताया था, थोड़ी जल्दबाजी में मैंने बताया था, मैं आराम से बता रहा हूँ कि मेंडल के बायोग्राफी से भी कभी कभी क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो आप ये जानिए कि मेंडल का जो जन्म हुआ था, एनसीईआरटी में भी मेंडल के बायोग्राफी के बारे में कुछ पार्ट दिया हुआ है। मैं आपको थोड़ा सा अलग से भी बताता हूँ, ठीक है, और फिर हम लोग देखेंगे मेंडल के सारे कैरेक्टर्स वगैरह। तो थोड़ा सा मैं रिवाइज कर दूंगा आपको, जो पिछले वीडियो में बताया था, लिंक कर देता हूँ आपस में, फिर आपको मजा आएगा इस वीडियो में। देखिए, कहता है कि मैंने आपको बताया था कि क्लासिकल जेनेटिक्स के जो फादर है वो है जॉन ग्रेगर मेंडल। क्लासिकल जेनेटिक्स, या अगर सिंपल जेनेटिक्स का भी फादर पूछेगा तो आप मेंडल ही बोलिएगा, यानी फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल, फादर ऑफ क्लासिकल जेनेटिक्स मेंडल, फादर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी तब भी मेंडल, ठीक है, तब भी मेंडल ही बोलिएगा। फर्स्ट हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी तब भी मेंडल बोलिएगा। क्लियर है? लेकिन अगर थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दे, ठीक है, जिसे हम यहां पे क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है, फादर ऑफ जेनेटिक्स, तो मेंडल, ठीक है, हम शॉर्ट लिख रहे हैं, आप लगा दीजिएगा जॉन ग्रेगर मेंडल, ये सब लगा दीजिएगा। अगर फादर ऑफ क्लासिकल जेनेटिक्स पूछेगा, क्लासिकल जेनेटिक्स पूछेगा, ठीक है, तब भी मेंडल, ठीक है, फादर ऑफ फर्स्ट हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी, ठीक है, तब भी बोलिएगा मेंडल, ठीक है। अब देखिए एक और चीज, एप्लीकेशन ऑफ एस्थेटिक्स और मैथमेटिक्स, ठीक है, इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी, ठीक है, फर्स्ट बाय क्या बोलिएगा, मेंडल, ठीक है। और अगर मैं एक साइंस पूछ रहा हूं, मैं एक मतलब ब्रांच से रिलेटेड एक क्वेश्चन यहां पे दे रहा हूं, अगर आपको बताना है बता सकते हैं। कहता है कि एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजी इन द फील्ड ऑफ एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजी, ये एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स, एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी इज नोन एज, बता सकते हैं आप, ठीक है। यानी फिर से मैं बोल रहा हूं, एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, application of statistical data, application of mathematics tools in the field of biology is known as biometry। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायोमेट्री, उसको हम बोलते हैं बायोमेट्री। ये देखिए, यानी कि बायोमेट्री के भी फादर कौन है, मेंडल ही हैं। क्लियर है पॉइंट्स, ठीक है। इसी मेंडल साहब के बारे में, लेकिन अब देखिए, अब क्या बोलेगा, थोड़ा सा यहां से हट जाओ, यानी कि ये जो आपका है हाइब्रिडाइजेशन, अभी हाइब्रिडाइजेशन से थोड़ा सा एक अलग वर्ड में बोल रहा हूं, प्लांट ब्रीडिंग, ठीक है। ये जो प्लांट ब्रीडिंग है, प्लांट ब्रीडिंग का फादर अगर इंडिया में पूछेगा तो उन्हीं साइंटिस्ट का नाम लेना है जिनको बोला जाता है फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। कैन यू टेल मी फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन? फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन है एमएस स्वामीनाथन। कौन है? एमएस स्वामीनाथन। फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन एमएस स्वामीनाथन, ठीक है, एमएस स्वामीनाथन। और ये जानिए, ये जो एमएस स्वामीनाथन है, ये फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन भी है, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन भी है, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, ये ग्रीन रिवॉल्यूशन। क्लियर है? यानी ये फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन भी है और प्लांट ब्रीडिंग के फादर भी हैं इंडिया में, ठीक है। तो बता सकते हैं फादर ऑफ
ग्रीन रिवॉल्यूशन एट इंटरनेशनल लेवल और फादर ऑफ प्लांट ब्रीडिंग एट इंटरनेशनल लेवल? कैन यू टेल मी? तो ये जानिए, ये क्वेश्चन आपको आएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन एकदम पूछेगा ही पूछेगा। फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन एट इंटरनेशनल लेवल इज, ठीक है, नेम ऑफ दैट साइंटिस्ट, वेरी वेरी पॉपुलर, निर्मल बारलक। निर्मल बाबा नहीं, निर्मल बारलक, ठीक है। तो ये देखिए निर्मल बारलक, ठीक है, निर्मल बारलक, ठीक है। ये जो साइंटिस्ट हैं मैक्सिको के थे और इनको कहा जाता है फादर ऑफ, ठीक है, ग्रीन रिवॉल्यूशन, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, ठीक है, इन इंडिया, फादर ऑफ, सॉरी, इन एट इंटरनेशनल लेवल, एट इंटरनेशनल लेवल, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन एट, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, ठीक है, एट इंटरनेशनल लेवल। इन्हीं को बोला जाता है फादर ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, इन्हीं को बोलते हैं फादर ऑफ इंटरनेशनल प्लांट ब्रीडिंग, फादर ऑफ इंटरनेशनल प्लांट ब्रीडिंग, फादर ऑफ इंटरनेशनल प्लांट ब्रीडिंग। क्लियर है पॉइंट? यहां तक आप कर लेंगे। अब आइए इनके हम बायोग्राफी से रिलेटेड चीजें बताएं, ये सबको आपको नोट करना है, ठीक है। तो इनके बायोग्राफी से रिलेटेड ये मिटा दो मैं, ठीक है, यानी कि अगर आगे बात करते हैं, ठीक है, तो आगे अगर बात करते हैं, ठीक है, आप वीडियो पॉज करके बाकी फिर देख लीजिएगा। अब देखिए, कहता है कि मैंने ये तो मतलब मेंडल के देख लीजिए कितना क्या कंट्रीब्यूशन था। अब मैंने आपको क्या बताया था, इनके बायोग्राफी हमने बताया था, क्या बताया था बायोग्राफी में? पहला पॉइंट हमने क्या बोला था बायोग्राफी में? बायोग्राफी में हमने बोला था कि मेंडल का जन्म, बर्थ जो हुआ था, ठीक है, ये कब हुआ था, ठीक है, 22, ये मैंने उस वीडियो में भी लास्ट में लिखा हुआ था, 22 जुलाई 1822, 22 जुलाई 1822, ठीक है। इन्होंने कहां पे? ऑस्ट्रिया, ब्रून, चेकोस्लोवाकिया, ठीक है, नाउ इट इज नोन एज चेक रिपब्लिक, ओके। अब देखिए यहां पे कहता है ये 22 जुलाई 18, और इनका एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कब हुआ था? एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कब हुआ था? 1856 में। कितना दिन चला था? एक्सपेरिमेंट कंप्लीट, ठीक है, 1863, 7 ईयर चला, ठीक है। फिर क्या बताए थे इनका, ठीक है, पेपर प्रिपेयर्ड, ये कब? ठीक है, ये मैंने बोला था 1864, पेपर पब्लिश्ड 1865, डेथ ऑफ मेंडल, ठीक है, डेथ ऑफ मेंडल साहब कब का था? 1884, और आफ्टर डेथ, आफ्टर 16 ईयर ऑफ डेथ, ठीक है, क्या बोले थे? 3 साइंटिस्ट, ठीक है, लगभग 1900 में कितने साइंटिस्ट? 3। हॉलैंड का ह्यूगो डिब्राइस, ठीक है, ऑस्ट्रिया का टीसर मैक, और ठीक है, कहां का? जर्मनी का कॉलेज, ठीक है। ये तीनों ने मिलकर मेंडल के लॉ को क्या किया? रीडिस्कवरी ऑफ मेंडेलियन थ्योरी, ठीक है। इसीलिए इन तीनों को क्या बोला जाता है? इन तीनों को बोलते हैं नियो मेंडेलियन, या इन्हीं को बोला जाता है रीडिस्कवरर ऑफ मेंडेलियन। क्लियर है पॉइंट? ठीक है। अब देखिए इनका जो मेंडेलियन जेनेटिक्स जो है, यानी कि मेंडेलियन थ्योरी जो है, इसमें मेन क्या होता है? ठीक है, ये जो मेंडेलियन थ्योरी है
इसमें मेन 4 बातें निकल के आती है। लेकिन मेंडेलियन जेनेटिक्स में, मेंडेलियन थ्योरी में जो भी बातें आएंगी, ये एक इरा है, एक प्रॉपर एक स्पेशल इरा है मेंडल साहब का, ठीक है। और मेंडल साहब का अभी प्रेजेंट में एक भी थ्योरी कामयाब नहीं है, मेंडल साहब का एक भी थ्योरी एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। ऐसा कोई थ्योरी नहीं है जिसका एक्सेप्शन ना हो। फिर भी लॉ ऑफ प्रायोरिटी के कारण मेंडल के हर थ्योरी को पढ़ना भी है, हर थ्योरी को समझना भी है, उस पर न्यूमेरिकल भी सॉल्व करना है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। हालांकि जो मैं अभी अब बताने जा रहा हूं वो आपने 9th 10th में टीचर के द्वारा इतना बार पढ़े हुए हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डायहाइब्रिड क्रॉस, ये क्रॉस वो क्रॉस सब पढ़े हुए हैं। लेकिन मैं यहाँ पे न्यूमेरिकल्स बताऊंगा। मैं पूरे जेनेटिक्स में आपको 50 कम से कम टाइप्स का न्यूमेरिकल बताऊंगा, याद रखिएगा। उसका एक प्रॉपर नोट आपको अलग से बनाना है। अगर आप मेंडल के लॉ के अकॉर्डिंग या डिफरेंट लॉ और भी जो होंगे उसके अकॉर्डिंग अगर आप चलते हैं, ठीक है, तो ये जानिए कि 50 टाइप्स के न्यूमेरिकल आपके पास कलेक्शन हो जाएंगे। और वो जब कलेक्ट हो जाएंगे, जेनेटिक्स से डर जो है ना वो आपको खत्म हो जाएगा। जेनेटिक्स में डर ही मारता है बच्चों को, वो नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए अब इसके बारे में, मतलब जो मेंडल के लॉ का एप्लीकेशन और मेंडल का लॉ कितना है, अब आप आराम से सुनिए, सिर्फ आपको सुनना है। सुनने के बाद भी आपको नोट्स तैयार करना है। तो आप आइए, मेंडल का जो लॉ का हम पूरा एक्सपेरिमेंट अभी पढ़ेंगे, उसमें देखिए क्या सब चीजें हैं, ठीक है। तो मेंडल के नियम जो थे, मतलब लॉ अलग चीज है, थ्योरी अलग। ये मैंने क्वेश्चन करके आपको छोड़ा था कि थ्योरी और लॉ में क्या अंतर है, हाइपोथेसिस क्या है। तो हाइपोथेसिस का मतलब होता है मान्यता, उसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं होता है, उसका कोई भी उस ढंग का प्रूफ नहीं होता, ठीक है, कुछ भी नहीं, ठीक है। मतलब उस ढंग से कुछ भी आप उसका ऑथेंटिक बात नहीं होता, सीधे ये कि भाई मेरी मान्यता ये है कि ये चीज ऐसे होता है, दैट इज हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस को जब एक्सपेरिमेंटली परखा जाता है, जांचा जाता है, और जो हाइपोथेसिस में बोला गया वही रिजल्ट आए, बार बार आए, तो वो थ्योरी बनती है। और जब इंटरनेशनल यूनियन, ठीक है, जो साइंटिफिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल यूनियन है, वो जब उस पर मुहर लगा दे, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हो जाए, तब उसको बोलते हैं लॉ। वैसा थ्योरी जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड ना हो, वो लॉ नहीं होता है, वो थ्योरी ही रह जाता है। वैसा मतलब वैसा लाइन स्टेटमेंट जिसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी नहीं हो, वो हाइपोथेसिस ही रह जाता है। क्लियर है, ठीक है। तो अब आप ये समझिए कि जो मेंडल साहब थे उनके थ्योरी 4 थे, बट लॉ उनके 3 ही बन पाए। थ्योरी 4 कौन थे? आइए, सबसे पहले थ्योरी थे, वो थ्योरी को हिडन रखा गया, वो थ्योरी को उतना ज्यादा चर्चा में नहीं लाया जाता, बट वो थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपका मैं ऑनलाइन अभी क्लास ले रहा हूं, मुझे 2 तरह के आदमी चाहिए। एक चाहिए, ठीक है, कि कैमरा सेट करने वाला, एक चाहिए मतलब कैमरा को सेट कर रहा है, वीडियो को एडिट कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है, अपलोड कर रहा है, ठीक है। और एक हमें चाहिए ऐसा आदमी जो हमारे क्लासरूम में जितने स्टूडेंट हैं उनका टेस्ट मैनेज करना, उनका टेस्ट प्रिपेयर करना, ठीक है, ये सारा कुछ। यानी एक हम आदमी है, एक सिंगल पर्सन है, लेक्चरर है, और उसके काम को अच्छे से करने के लिए 2 बंदे चाहिए, 2 उसके रिप्रेजेंटेटिव चाहिए, 2 उसके यूनिट चाहिए, तब वो अपना काम पूरा करेगा। यानी कि हम एक जीन अगर है, मेंडल साहब को जीन के बारे में पता नहीं था, मेंडल साहब जीन को जीन बोलते ही नहीं थे, वो मेंडल साहब जीन को फैक्टर बोलते थे। क्या बोलते थे? फैक्टर। मेंडल साहब के टाइम में जीन बिल्कुल था ही नहीं। ये जीन टर्म का डिटेल स्टडी, डिटेल स्ट्रक्चर, ये तो आया है बाद में, ठीक है। ये कब आया है? तो कहता है ये आया है 1912 में, 1912 में बेंजर नामक साइंटिस्ट ने एक बुक लिखा, उसका नाम था माइक्रोग्राफिया ऑफ जीन। क्या था? माइक्रोग्राफिया ऑफ जीन।
इस माइक्रोग्राफी ऑफ जीन में बताया गया कि देयर आर 3 यूनिट्स ऑफ जीन. द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ जीन इज सिस्ट्रोन. द म्यूटेशनल यूनिट ऑफ जीन is muton and the recombination unit of gene is recon. ठीक है, यहां पे मुझे लिखना पड़ेगा, यानी कि मेंडल साहब की बात, मेंडल साहब जिसको बोलते थे, यानी मेंडल साहब क्या बोलते थे? फैक्टर. ठीक है, उसी को जोहानसन ने क्या बोला? जीन. क्या बोला? जीन. और उसी पे एक बुक लिखा किसने? बेंजर ने. बेंजर ने बुक लिखा माइक्रोग्राफिया ऑफ जीन. माइक्रोग्राफिया ऑफ जीन. ठीक है, ये माइक्रोग्राफी ऑफ जीन. आप यहां पे क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं कर सकता हूं आपसे. माइक्रोग्राफिया इन लंदन, ये बुक किसने लिखा था? ये आपको वीडियो के लास्ट में बताना है. ये है माइक्रोग्राफी ऑफ जीन. तो माइक्रोग्राफी ऑफ जीन किसने लिखा? बेंजर ने. बट माइक्रोग्राफिया इन लंदन, ये बुक किसने लिखा? और मैं बता दूं, हिंट देता हूं, माइक्रोग्राफिया इन लंदन ये बुक रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है? ये बुक रिलेटेड है सेल से. ओके, ठीक है, सेल से रिलेटेड है. तो आपको सिर्फ बताना है कि माइक्रोग्राफिया इन लंदन में पूरे सेल की डिस्कवरी की कहानी है, उसको किसने लिखा? बट माइक्रोग्राफी ऑफ जीन वाज रिटन बाय बेंजर. इसी बुक में बेंजर ने कहा देयर आर 3 यूनिट ऑफ जीन, जिसको मेंडल साहब क्या बोलते थे? फैक्टर. मेंडल साहब जीन टर्म कभी यूज ही नहीं किए जीवन में. वो मेंडल साहब जीन को फैक्टर ही बोलते थे. ठीक है, तो कहते हैं जोहानसन ने जीन का नाम दिया. जीन टर्म वाज गिवन बाय जोहानसन. और जीन का डिफिनेशन हम बताए हुए. स्ट्रक्चरली जीन इज द फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए. Gene is the fragment of DNA. Chemically, gene is the polynucleotide. Because gene किसका है? Gene है DNA का टुकड़ा, और DNA को, RNA को, न्यूक्लिक एसिड को, यानी डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, राइबोज न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लिक एसिड. ठीक है, इसको आप डिफाइन क्या करते हो? पॉलीन्यूक्लियोटाइड. पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड. ठीक है, ये सब आप जानते हो. और न्यूक्लियोटाइड भी आप जानते हो. ठीक है, न्यूक्लियोटाइड इज द कंबाइंड फॉर्म ऑफ पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फोरिक एसिड. सिर्फ अगर ये क्या बोलते हैं, नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर को अगर मिलाते हैं तो न्यूक्लियोसाइड. फॉस्फोरस मिला देते हैं, न्यूक्लियोटाइड. न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर पॉलीन्यूक्लियोटाइड. ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड में अगर पेंटोज शुगर में राइबोज है तो आरएनए, डीऑक्सीराइबोज है तो डीएनए, और डीएनए के टुकड़े को जीन, और उसी जीन टर्म को देने वाले कौन थे? जोहानसन. क्लियर है? तो ये है. बेंजर ने क्या किया? माइक्रोग्राफिया जीन एक बुक लिखा, उसमें इन्होंने बताया कि देयर आर 3 यूनिट्स. कितने यूनिट्स? 3 यूनिट्स. 1 2 3. कौन कौन यूनिट्स? इन्होंने बोला स्ट्रक्चरल यूनिट इज सिस्ट्रोन. स्ट्रक्चरल यूनिट इज सिस्ट्रोन. ठीक है, कहता है, इन्होंने बोला म्यूटेशनल यूनिट इज म्यूटोन. ठीक है, और रिकॉम्बिनेशन यूनिट इज, ठीक है, रिकॉन. रिकॉम्बिनेशन यूनिट इज रिकॉन. क्लियर है? तो रिकॉम्बिनेशन यूनिट इज रिकॉन, म्यूटेशनल यूनिट इज म्यूटोन, और स्ट्रक्चरल यूनिट इज क्या बोलेंगे? सिस्ट्रोन. क्या बोलेंगे? सिस्ट्रोन. देयर आर 3 यूनिट्स. ठीक है, स्ट्रक्चरल यूनिट सिस्ट्रोन, म्यूटेशनल यूनिट म्यूटोन, और रिकॉम्बिनेशन यूनिट रिकॉन. रिकॉम्बिनेशन आपको याद होगा. रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन एक नॉर्मल प्रोसेस है जो मियोसिस में होता है. मियोसिस फर्स्ट में होता है, प्रोफेज फर्स्ट में होता है, और प्रोफेज फर्स्ट के पैकिटीन में होता है, जिसको आप क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं. क्रॉसिंग ओवर को ही जेनेटिकली क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन. और वहां पे जो यूनिट होता है जीन का, जो उसको कंट्रोल करता है, वही रिकॉन होता है. ठीक है, जो जीन का पार्ट एक्सचेंज होता है वही रिकॉन होता है.
इसलिए वहां पे जो नोड्यूल बनता है उसको रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बोलते हैं डियर, ठीक है। और वहां पे इंजाइम जो होता है उस इंजाइम को क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेज। यानी रिकॉम्बिनेज इंजाइम प्ले a very vital role in the process of crossing over, after which genetic recombination occur, ठीक है, exchange of gene occur, ठीक है। चलिए अब देखिए, तो ये तीनों, अब ये पूरा का पूरा व्यंजन होता है, ये मेंडल साहब को फैक्टर पता था, इसलिए मेंडल साहब के अब लॉ पे आते हैं, ये थ्योरी पे आते हैं। मेंडल साहब का पहला जो थ्योरी था, फर्स्ट थ्योरी जो था मेंडल साहब का, मैं इसको मिटा दूं, मैं इसको मिटाता हूं, ठीक है। मेंडल साहब का जो फर्स्ट थ्योरी था, देखिए क्या था। मेंडल साहब का जो फर्स्ट थ्योरी था, उस थ्योरी का नाम था, ठीक है, जो पहला थ्योरी था वो था लॉ ऑफ, ठीक है, यूनिट फैक्टर, लॉ ऑफ यूनिट फैक्टर, ठीक है, लॉ ऑफ यूनिट फैक्टर, ठीक है। ये लॉ इसको तो नहीं कही, इसको थ्योरी ऑफ यूनिट फैक्टर कह सकते हैं, थ्योरी ऑफ यूनिट फैक्टर। ये देखिए फैक्टर, मैं अभी आपको क्या एग्जांपल दे रहा था, एक जीन है, जीन क्या करता है, कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। आप इस जीन के बदले मुझे एग्जांपल में लीजिए, मैं एक पर्सन हूं, मेरा कैरेक्टर क्या है, पढ़ाना, बट इस पढ़ाने के कंप्लीट जो पढ़ाने का जो प्रोसेस है उसमें हमें दो बंदे का हेल्प चाहिए। मैंने अभी एग्जांपल दिया था, दो बंदे का हेल्प चाहिए, यानी हमारे जीन के कंप्लीट परफॉर्मेंस के लिए, हमारे जीन के कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें दो यूनिट चाहिए, दो हमें फैक्टर चाहिए, हमें दो बंदे चाहिए, उसी को हम लोग बोलते हैं एलील। क्या बोलते हैं, एलील। यानी किसी भी कैरेक्टर को कंप्लीट रूप से परफॉर्मेंस दिखाने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए हमें दो एलील, दो यूनिट चाहिए। दैट यूनिट इज नोन एज एलील। हो सकता है वो दोनों एलील एक ही ढंग का हो, क्या बोलेंगे, होमोएलिल्स। हो सकता है दोनों एलील अलग अलग ढंग का हो, क्या बोलेंगे, हेट्रोएलिल्स। अगर सेम ढंग का हो तो होमोएलिल्स, डिफरेंट ढंग का हो तो हेट्रोएलिल्स, यानी कि एलिल्स दोनों तरह का हो सकता है। और ये एलील, चूंकि अब देखिए दो यूनिट फैक्टर चाहिए, ये जो यूनिट फैक्टर का नाम लिया जा रहा है इसी को, ठीक है, क्या बोला गया, एलील। और चूंकि ये, ठीक है, पेयर में होता है, ये एलीलिक, ये इसको आप एलीलिक पेयर बोलिए, एलीलिक पेयर बोलिए, ठीक है, या एलील्स बोलिए, ठीक है, या एलिलोमॉर्फ बोलिए, एलिलोमॉर्फ बोलिए, ठीक है, समझ गए। या एक कैरेक्टर के दो कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म बोलिए, ठीक है, कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म, ठीक है, आप कुछ भी बोल सकते हैं। कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म को रिप्रेजेंट करने वाले एलिलोमॉर्फ, ठीक है, एलील्स या एलिलिक पेयर, या उनको क्या बोलेंगे, यूनिट फैक्टर। यानी एक जीन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो दो फैक्टर होते हैं उन्हीं को बोलते हैं एलील्स। क्लियर है पॉइंट। तो याद रखिएगा, जो एलील में हम जो बोलने जा रहे हैं कि डोमिनेंट और रिसेसिव, ये एलील के लिए परफेक्ट टर्म है, ठीक है, जीन के लिए परफेक्ट नहीं है। जीन के लिए लोग बोल देते हैं, हम लोग भी कभी कभी बोल देते हैं फ्लो में कि हाँ डोमिनेंट जीन रिसेसिव जीन। नो, डोमिनेंट एलील रिसेसिव एलील, ठीक है। और जीन डोमिनेंट की बात अगर करते हैं तो वहां पे डोमिनेंट जीन की बात नहीं करते, वहां पे हम लोग सीधे एक अलग चीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं मालूम, वहां पे बोलते हैं इपिस्टेटिक जीन, हाइपोस्टेटिक जीन, वो अलग एक टर्मिनोलॉजी में चला जाता है। तो जीन को तरीके से अगर ये क्या बोलते हैं, डोमिनेंट और रिसेसिव टर्म को अगर तरीके से यूज करना है तो एलील के लिए करेंगे, डोमिनेंट एलील, रिसेसिव एलील, डोमिनेंट एलील, रिसेसिव एलील। तो हम क्या बोल रहे हैं, फिर से देखिए, बार बार इसको बोल रहे हैं क्योंकि इसी पे पूरा जेनेटिक्स चलेगा, मेंडेलियन। यानी कि एक जीन को, एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए दो यूनिट फैक्टर चाहिए, दैट इज कॉल्ड एलील, दैट इज कॉल्ड एलील। हो सकता है वो दोनों जीन, ठीक है, हो सकता है वो दोनों जीन, सॉरी दोनों जीन का, दोनों एलील सेम तरह का हो, होमोएलिल्स, डिफरेंट तरह का हो, हेट्रोएलिल्स,
एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए एक कैरेक्टर है लेंथ, ठीक है, लेंथ, ठीक है, ये एक कैरेक्टर है, इसको एक जीन कंट्रोल करता है, ये कैरेक्टर है लेंथ, ओके। इसके दो फॉर्म है, दो कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म है, एक टॉल और एक ड्वार्फ, ठीक है। अब देखिए टॉल और ड्वार्फ, इसको कंट्रोल करने के लिए दो एलिलिक पेयर है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी कैपिटल टी। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए सेम है, स्मॉल टी एक ही है। यानी जरा देखिए, जहां पे दो तरह के एलिलिक पेयर है उसमें एक है होमोएलिल्स, एक है हेटेरोएलिल्स। एक क्या है होमोएलिल्स, एक क्या है हेटेरोएलिल्स। यहां पे एक ही है होमोएलिल्स, ठीक है, होमोएलिल्स हेटेरोएलिल्स। ये हो गया डोमिनेंट होमोएलिल्स, डोमिनेंट पेयर ऑफ होमोएलिल्स। ये हो गया रिसेसिव पेयर ऑफ होमोएलिल्स। और ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया हेटेरोजाइगस। ये हेटेरोजाइगस, ये होमोजाइगस, ये होमोजाइगस, ये रिसेसिव होमोजाइगस, ये डोमिनेंट होमोजाइगस, ये हेटेरोजाइगस। और हेटेरोजाइगस में रिसेसिव डोमिनेंट नहीं होता, इसमें हेटेरोजाइगस जो होगा, हेटेरोजाइगस में जो कैपिटल वाला है वो डोमिनेंट एलील होगा और जो स्मॉल है वो हो गया रिसेसिव एलील। तो बार बार फिर से मैं बोल रहा हूं, ठीक है, कि डोमिनेंट और रिसेसिव टर्म ओनली अप्लाइड फॉर एलील्स, नॉट फॉर जीन, ठीक है। तो फाइनल इस थ्योरी का मतलब क्या हुआ, थ्योरी ऑफ यूनिट फैक्टर, एक जीन कंट्रोल एक कैरेक्टर, वन जीन कंट्रोल वन कैरेक्टर, and for the complete representation of one character or one gene there are two unit factor are required. That two unit factor is known as allele, या चूंकि ये पेयर में होता है इसलिए इसको क्या बोलेंगे, एलिलिक पेयर, या क्या बोलेंगे एलील्स, या क्या बोलेंगे एलिलोमॉर्फ। क्लियर हो गया, पहला ये था। दूसरा जो थ्योरी है उनका, दूसरा जो थ्योरी है वो क्या है, थ्योरी ऑफ, ठीक है, थ्योरी ऑफ, यानी कि दूसरा थ्योरी बताने जा रहा है, ठीक है, प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स, प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स, या इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसके पहले एक मिनट, इसके पहले एक थ्योरी ले लीजिए, ठीक है, ये तीसरा में रखिएगा, इसके दूसरा थ्योरी रखिएगा लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस, डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। तीसरा रखिएगा थ्योरी ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और चौथा में रखिएगा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आप देख रहे हैं, ठीक है, यानी कि चार, ये देखिए, पहला थ्योरी ऑफ यूनिट फैक्टर, ये भी पहले थ्योरी ही था, थ्योरी ऑफ डोमिनेंस, बाद में बना लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये थ्योरी ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स, इसी का दूसरा नाम है लॉ ऑफ, ठीक है, क्या बोलिएगा, सेग्रीगेशन। और चौथा आपका क्या है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। ये चार थ्योरी मेंडल साहब का था, जिसमें ये लॉ नहीं बन पाया था, ये और ये तीनों लॉ बना, इसलिए इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स या लॉ ऑफ, ठीक है, सेग्रीगेशन। बाद में इसको लॉ ही बोल दिया गया, यहां पे लॉ ही लिख दीजिए, ठीक है, लॉ ऑफ, ठीक है, प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इसी को बोलते हैं, इसी का दूसरा नाम है, अलग अलग नहीं है। और चौथा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसमें मैंने आपको ये अभी समझाया, थ्योरी ऑफ यूनिट फैक्टर। अब आप देखिए क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है कि दो एलील अगर एक साथ हो और हेट्रो एलील हो, हेट्रो एलील का मतलब क्या, एक ही जीन के दो डिफरेंट फॉर्म, ठीक है, दो एलीलिक एक्सप्रेशन वाला अलग अलग एलील हो, तो उसमें एक एलील का परसेंटेज फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल इफेक्ट 100% होता है,
और एक का होता है 0%। एज फॉर एग्जाम्पल कैपिटल टी स्मॉल टी, इसमें इसका होगा 100%, इसका होगा 0%। इसको बोलेंगे डोमिनेंट, इसको बोलेंगे रिसेसिव। ठीक है, इसका 100%, इसका 0%, इसको क्या बोलेंगे डोमिनेंट एलील, इसको बोलेंगे रिसेसिव एलील। यानी कि F1 जनरेशन की बात मैं कर रहा हूं। F1 जनरेशन का मतलब क्या होता है ये भी मैं अभी थोड़ी देर में और क्लियर करता हूं। चलिए वो क्लियर कर ही देता हूं। आपको मैंने बताया था, ठीक है, कि मेंडल साहब के वहां पे ट्रिक भी आपको बताना है, वो भी बता ही देता हूं। मेंडल साहब ने पाइसम सेटाइवम के प्लांट को ही चूज क्यों किया था? ठीक है, पहले तो मैं सोचा था कि नहीं ये डोमिनेंट और रिसेसिव बता दूं, उसके बाद बताऊं, तो अभी बताने का टाइम आ गया। यानी कि मेंडल साहब ने पाइसम सेटाइवम के प्लांट को ही क्यों चूज किया? उसमें मैंने बोला था पाइसम सेटाइवम मटर प्लांट, यानी पी प्लांट इज एनुअल प्लांट, हैविंग शॉर्टेस्ट लाइफ साइकिल, हैविंग बाइसेक्सुअल फ्लावर, हेंस नेचुरली सेल्फ पॉलिनेशन इज पॉसिबल। बट उसमें आफ्टर इमेस्कुलेशन और बैगिंग हमने क्या बताया था? क्रॉस पॉलिनेशन इजिली फैसिलिटेटेड। फिर बताए थे मेंडल साहब के इस एक्सपेरिमेंटल प्लांट में 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर थे। कितने थे? 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। तो देखिए ये 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर मैं इधर आपको इधर करता हूं, ये आपने देख लेना है, ये सबको नोट में आपको लिख के भेजना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ठीक है, उनके कितने कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर थे? 7 जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर थे मेंडल साहब के, देखिए क्या क्या था। हमने ट्रिक बताया था उस दिन, ऐसे ट्रिक बता के छोड़ दिए थे। आपको 3 बार ऐसे लिखना है, 2 बार पी लिखना है, 2 बार एफ लिखना है। वर्ड याद रखना है SPF, स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स, स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स। ये देखिए ये S स्टेम लेंथ, ठीक है, स्टेम लेंथ, ठीक है, सीड कलर, सीड से, पॉड कलर, पॉड से, ठीक है, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन, फ्लावर पोजीशन। फिर मैंने क्या बोला था कि इसमें एक कैरेक्टर क्या होगा? डोमिनेंट, ठीक है, और एक कैरेक्टर आपका क्या होगा? रिसेसिव। क्या होगा? रिसेसिव, ठीक है। तो स्टेम लेंथ में डोमिनेंट कौन होगा? डोमिनेंट होगा, ठीक है, टॉल, और रिसेसिव क्या होगा? ड्वार्फ। ये टॉल और ड्वार्फ को डिसाइड किसने किया? मान लीजिए 100 प्लांट है, 100 प्लांट में 90 से ऊपर प्लांट क्या होता है? टॉल, और 10 प्लांट क्या होता है? ड्वार्फ। तो बताइए ड्वार्फ जो ट्रेट है, ड्वार्फ जो कैरेक्टर है वो क्या हो गया? रिसेसिव हो गया। 100 में 10 ही है, और 90 क्या हो गया? डोमिनेंट हो गया। तो वही डोमिनेंट, ये टॉल और ड्वार्फ, ठीक है। फिर सीड कलर, सीड कलर में कहता है येलो, ठीक है, येलो, ठीक है, ये सीड कलर येलो, ये डोमिनेंट है, ग्रीन रिसेसिव, ठीक है। सीड से राउंड, रिंकल्ड, रिंकल्ड, ठीक है। जो सीड कलर जो होता है ना, जो मैच्योर सीड का कलर होता है येलो ही होता है मटर का, ठीक है। ग्रीन कोई कोई निकलता है, इसलिए ग्रीन रिसेसिव रखिएगा, यहां पे कंफ्यूज नहीं करना है। बट पॉड कलर इसका ठीक उल्टा, ग्रीन येलो, ठीक है, ग्रीन येलो। ये जो पॉड शेप है, ठीक है, ये इनफ्लैटेड, इनफ्लैटेड, ठीक है। ये जो आप देखते होंगे ऐसे ऐसे करके ये जो होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं इनफ्लेटेड। एक होगा बिल्कुल दबा हुआ रहेगा, ठीक है, दबा हुआ रहेगा मटर का बीज, ठीक है, दबा हुआ रहेगा मटर का बीज, ठीक है, इसको बोलते हैं इन्फ्लेटेड। और एक होता है बिल्कुल दबा हुआ, ठीक है, ऐसे टचका हुआ होता है, उसको बोलते हैं कॉन्स्ट्रिक्टेड, कॉन्स्ट्रिक्टेड, ठीक है। फ्लावर कलर वायलेट, ये होता है डोमिनेंट व्हाइट,
ये होता है रिसेसिव, एक्सियल, ठीक है, और टर्मिनल, ठीक है। जो एक्सिस पे पाया जाता है वो होता है एक्सियल फ्लावर, और जो, ठीक है, टर्मिनल सबसे ऊपर पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, टर्मिनल फ्लावर, ठीक है। तो बताइए ये जो पूरा का पूरा हुआ ये आपको सातों याद रहेगा। 7 मेंडेलियन कैरेक्टर, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर आपको याद रहेगा पी मटर प्लांट का, यानी कि मटर प्लांट में 7 जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है वो क्या है, स्टेम लेंथ, सीड कलर, सीड शेप, पॉड कलर, पॉड शेप, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन, ठीक है। एस 3 बार एस, 2 बार पी, 2 बार एफ, SPF स्टेटर स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स, ठीक है। स्टेम लेंथ में टॉल, डोमिनेंट, रिसेसिव, ड्वार्फ, येलो, ग्रीन, राउंड, रिंकल, जस्ट उल्टा इसका, पॉड, इसका सीड का जस्ट उल्टा, पॉड, ग्रीन, येलो, इन्फ्लेटेड, कॉन्स्ट्रिक्टेड, वायलेट, व्हाइट, याद रखिए। तो फिर से वापस आते हैं यहाँ पे, वापस ये आते हैं कि थ्योरी ऑफ, इसमें हमने क्या बोला कि ये एक एलील है उसका परसेंटेज कितना 100% और दूसरे का कितना 0%। तो जिसका 0% हो या 2% भी हो तो वो इफेक्ट नहीं आएगा। तो कहता है एक के फिजिकल इफेक्ट को दूसरे ने हिडन कर दिया, जिसने हिडन कर दिया दूसरे को F1 जनरेशन में, ठीक है। अब F1 जनरेशन का मतलब भी यहीं पे क्लियर कर देते हैं। ये 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है। अगर एक कैरेक्टर को लेके अगर आप 2 प्लांट को क्रॉस करवाते हैं, एज फॉर एग्जांपल आप टॉल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट को क्रॉस करवाते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। आप राउंड सीडेड प्लांट को रिंकल सीडेड प्लांट से क्रॉस करवाते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। एक कैरेक्टर को लेके क्रॉस करवा रहे हैं और 2 कैरेक्टर को एक साथ लेके क्रॉस करवा रहे हैं, डायहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। जैसे आप कहते हैं टॉल एंड राउंड सीडेड प्लांट इज क्रॉस्ड विद dwarf and wrinkled seeded plant. This is example of dihybrid cross. This is example of dihybrid cross. इसी तरह ट्राइहाइब्रिड क्रॉस हो सकता है, टेट्राहाइब्रिड क्रॉस हो सकता है, पेंटाहाइब्रिड क्रॉस हो सकता है। मेंडल साहब ने ट्राइहाइब्रिड क्रॉस तक कोशिश की, ठीक है। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब एक कैरेक्टर को लेके क्रॉस, डायहाइब्रिड का मतलब 2 कैरेक्टर को लेके क्रॉस, ट्राइहाइब्रिड का मतलब 3 कैरेक्टर को लेके क्रॉस। इसमें बेहतरीन न्यूमेरिकल सब भी पढ़ेंगे ट्रिक के साथ, ठीक है, अगले वीडियो लेक्चर में, ठीक है। अब देखिए, तो कहता है कि जैसे मान लीजिए कि आप किसी को क्रॉस करवाए, सपोज ये देखिए कैपिटल टी, स्मॉल टी, बताइए ये आपने क्या किया, ये आपने किया, ठीक है, एक टॉल प्लांट को, ठीक है, एक ड्वार्फ प्लांट के साथ क्रॉस कर दिया। तो बताइए अब क्या होगा, ये क्या निकला, ये देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको बोलते हैं F1 जनरेशन, इसको क्या बोलते हैं F1। यानी किसी 2 मतलब वैरायटी को क्रॉस करवाने जो पहला जनरेशन निकलता है उसको बोलते हैं F1 जनरेशन, फिलियल फर्स्ट। और ये देखिए ये जो निकला है F1 जनरेशन, इसी को सेल्फिंग कर दीजिए, ये देखिए जो निकला उसको उसी से सेल्फिंग करवा देना, उसी से क्रॉस करवाना, दैट इज कॉल्ड सेल्फिंग। मतलब जो निकला उसको उसी वैरायटी से क्रॉस करना, दैट इज कॉल्ड सेल्फिंग। देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये इसके साथ कीजिए कैपिटल टी, ये इसके साथ कीजिए कैपिटल टी स्मॉल टी, ये इसके साथ कीजिए कैपिटल टी स्मॉल टी, ये इसके साथ कीजिए स्मॉल टी। अब बताइए, ठीक है, देखिए यहाँ पे ये वापस आ गया। जो F1 जनरेशन में रिसेसिव था वो F2 जनरेशन में वापस आ गया 25% के साथ। तो रिसेसिव का ये डिफिनेशन है, जो F1 जनरेशन में हिडन हो जाए बट F2 जनरेशन में वापस आ जाए, दैट इज कॉल्ड रिसेसिव, ओके। और जो जिसका F1 जनरेशन में 100% अपीयरेंस हो, दैट इज कॉल्ड डोमिनेंट। क्लियर है? तो देखिए, यानी कि आज आपको हमने 2 लॉ समझा दिया, थ्योरी ऑफ यूनिट फैक्टर, थ्योरी ऑफ डोमिनेंस। और थ्योरी ऑफ डोमिनेंस के साथ इतना बताया, कल यही डायग्राम यहां पे बना रहेगा, अगले वीडियो लेक्चर में यही सब कुछ लिखा रहेगा। आपको अगला वीडियो यहीं से मिलेगा, यहीं से हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ओके, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट योर, ठीक है, फंडामेंटल ऑफ मेंडेलियन जेनेटिक्स।
थैंक यू सो मच। थैंक यू।